हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था पिछले एपिसोड में वो लड़का उस रिंग को पहनने के बाद एक ऐसे लग रहा था कि कई हज़ारों साल आगे चला गया है और वो वहाँ के लोगों को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर बेहोश हो गया था, जैसे मानो उसके सर पर किसी ने भारी चीज़ मारी थी। थोड़ी देर बाद वो लड़का होश में आता है और चौंक कर उठकर देखते हैं तो उसकी चारों ओर जिस बेसमेंट में वो बैठा हुआ था, वो बेसमेंट एकदम क्लीन और नीट है और उस लड़के के हाथों से खून बह रहा है, पर वो खून ज़मीन पर नहीं गिर रहा, बल्कि वो खून पता नहीं हवा में ही कहीं गायब हो रहा है। ये देखकर वो लड़का ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, आ मम्मी बचाओ, ऐसे कहकर चिल्लाता है और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो बेहोश होता है, उस अंगूठी से एक धुआं निकलता है, जैसे कि मानो बहुत ही डार्क और ब्लैक एनर्जी से भरा धुआं। वो बाहर आता है और वो धुआं उस लड़के के इर्द गिर्द घूमकर उस लड़के को हवा में उठाकर बेड पर लाकर रख देता है। हम देखते हैं वो धुआं थोड़ी देर वैसे ही उसके आसपास घूमता है और फिर वापस उस अंगूठी में चला जाता है। वो लड़का फिर होश में आता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, मैं तो बेसमेंट में था ना, मैं यहाँ कैसे आ गया, ये क्या हो रहा है, क्या यह सच में तो कोई भूत वूत तो है नहीं ना, गॉड प्लीज़ सेव मी, ऐसे कहकर वो डर रहा होता है। फिर खुद ही कुछ सोचता है और कहता है, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे जल्द से जल्द इस हवेली को क्लीन करना है ताकि मैं इस हवेली को बेचकर अपना सारा कर्ज चुका सकूं। ऐसे सोचकर वो फिर से उठता है, किचन में जाता है, देखता है वहाँ ऑलरेडी उसके लिए खाना बना होता है। वो कुछ ज़्यादा सोचता नहीं, वो खाना उठाता है और खा लेता है और फिर से अपने बेड पर आकर सो जाता है। उसके सोने के बाद फिर से उस अंगूठी से काला धुआं निकलकर बाहर आता है और धीरे धीरे एक ह्यूमन बॉडी का शेप लेने लगता है। उस धुएं की आंखें पूरे रेड कलर में शाइन कर रही थी। वो धुएं में बनी हुई आकृति उस लड़के को ही डीपली निहार रही थी और अपने डीप वॉइस में कहती है, सो ब्यूटीफुल। ऐसे कहकर वो थोड़ी देर उस लड़के को देखता है और फिर उसी कमरे के अटैच बैल्कनी में जाकर खड़ा होता है और बाहर देखता है। वो देखता है कि बाहर बहुत कुछ बदल चुका है, काफ़ी बदलाव हो चुका है। ये सोचकर एक बार फिर से बेड की तरफ सोए हुए लड़के की तरफ देखकर वो आगे देखता है और कहता है, स्वीट हार्ट, मेरा इंतज़ार करना, मैं बस थोड़ा सा शहर का टूर लेकर आता हूँ। ऐसे कहकर वो फिर से धुआं बनकर उड़ जाता है। वो धुआं पूरे शहर में घूमता है, हर चीज़ को नोटिस, समझने की, देखने की कोशिश करता है और फिर वापस उसी कमरे में आकर उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, उफ, तुम कितने खूबसूरत हो। ऐसे कहकर वो उसके पास लेट जाता है और धीरे धीरे उस लड़के के बदन को सहलाने लगता है। वो जैसे ही उसके लिप को टच करता है, वो लड़का नींद में ही थोड़ा सा मूव करता है। ये देखकर उस सामने वाले इंसान के चेहरे पर एक स्माइल आती है और कहता है, मैं अभी भी धुएं के रूप में हूँ, पर फिर भी तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हो। हाँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं फिर से वो गलती नहीं करूँगा जो मैंने पिछली बार की थी और जिस वजह से मैं कैद हुआ था। ऐसे कहकर वो कुछ सोचता है और फिर उस लड़के को अपनी बाहों में लेकर डीप स्लीप में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को वो लड़का अपने बदन पर कुछ हैवी हैवी सा महसूस करता है। जैसे ही उसे ये महसूस होता है, वो देखता है कि उसके बगल में कोई सोया हुआ है और उसे अपनी बाहों में लेकर सोया है। वो लड़का जैसे ही साइड टेबल लाइट को जलाता है और चीखते हुए साइड टेबल लाइट को जलाता है और उस अपने पास रखे हुए इंसान को एक लात मार के नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो इंसान नीचे गिरता है,
वो लड़का बेड से नीचे उतर कर उस इंसान को देखने जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो लड़का कहता है कि क्या यह कोई था? सच सच में कोई था क्या? विंग तो क्या सोच रहा है? मुझे तो लगता है इस घर में सच में भूत है। ऐसे कहकर वो सोचते सोचते डरते डरते अपने कमरे से बाहर आता है और लिविंग हॉल में के सोफे पर आकर बैठते हुए कहता है, हाँ कितना डरावना था। पता नहीं कौन था, पर मेरे अलावा इस मेंशन में कौन आ सकता है? इसके तो आसपास किसी का घर भी नहीं है, दूर दूर तक कोई घर नहीं है। चल बेटा विंग, उठ जा, तुझे बहुत सारे काम करने हैं। ये हवेली 1 हफ्ते के अंदर तुझे क्लीन करनी है, तभी तो क्लाइंट इसे खरीद पाएगा। ऐसे कहकर विंग किचन में जाता है, अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाता है और ब्रेकफास्ट खाने के बाद एक बाल्टी और झाड़ू और कुछ साफ सफाई का सामान लेकर वो हवेली के कुछ और कमरे क्लीन करता है। उन कमरों को क्लीन होने के बाद वो बाहर आता है, फिर से किचन में जाकर अपने लिए कुछ दोपहर के खाने के बनाता है और खाकर फिर से उठकर कहता है, मेरे पास रेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे अभी जाकर गार्डन की सफाई करनी है। ऐसे कहकर वो कुछ गार्डन की साफ सफाई के लिए औजार उठाता है और गार्डन के निकल जाता है। गार्डन में आकर वो गार्डन की चारों ओर देखता है तो उसे वहाँ की वो चीज़ों और वो इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियों को देखकर कहता है, आह कितनी बुरी हालत है इस मेंशन की। ग्रैंडपा, ऐसे कहकर वो वही एक वाटरफॉल के पास बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि जब उसके ग्रैंडपा के साथ वो रहता था तो ये मेंशन कितना हंसता खेलता खिलखिलाता लगता था। हर तरफ हरियाली, फूलों का बगीचा, सुंदर सा गार्डन इतना खूबसूरत दिखता था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूतों का अड्डा हो, कोई हॉरर शक्ति यहाँ बैठी हो। ये सोचते सोचते वो एक डीप सोच में जाता है जहाँ उसका बचपन दिखाया जाता है। छोटा सा भींग गार्डन में दौड़ रहा होता है और उसी वाटरफॉल के पास आकर थक कर बैठ जाता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मैं तो थक गया, आप कितने दौड़ाते हो? ग्रैंडपा कहते हैं, अच्छा और तुम मुझे नहीं दौड़ाते? मैं तुम्हारे पीछे दौड़ता हूँ। तभी भींग अपने ग्रैंडपा की गोद में जाकर बैठता है और कहता है, आई नो ग्रैंडपा, बट मैं थक गया, मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं। उसके ग्रैंडपा उसे सहलाते हैं और उसके पैरों को दबाते हुए कहते हैं, मेरा बेबी थक गया, कोई बात नहीं, मैं अपने बेबी के लिए एक बहुत ही